बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाबरीन मुस्लिम लीग, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी सूबाई असम्बली, डिप्टी मेयर्स, मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, इसकी सर्जरी होनी है, कोरोना की वजह से रुका हुआ। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आवाज़ में अपने जज्बात आप तक पहुँचा सकूँ। आज एक तारीख़ी दिन है। आज से 22 बरस कबल पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत ने, एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके करके पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया था और अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से इस मुल्क को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया था। मैं ज़ाती तौर पे भुट्टो मरहूम का नाक़द भी हूँ और मुखालिफ भी हूँ, सबको ये बात पता है। और मैं ज़ियाउल हक़ मरहूम का भी उतना ही बड़ा मुखालिफ हूँ और सबको मालूम है कि हमने ज़ियाउल हक़ की बैत नहीं की थी। लेकिन ये इसलिए कहना पड़ा, सच यही है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट अल्लाह के फजल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को भी जाता है, ज़ियाउल हक़ मरहूम को भी जाता है, पाकिस्तान के हर हुक्मरान को जाता है। और फाइनली जब ये घड़ी आई फ़ैसले की, जो सबसे मुश्किल घड़ी थी, तो ये फ़ैसला करने का एज़ाज़, ये जो एक ताकत है, ये अल्लाह ताला ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अता की। इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को, उनकी टीम को, कबूतर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के काम करने वालों को, डॉक्टर समर मुबारक मंद को, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के उन साइंसदानों को जाता है जो इस कौम के गुमनाम मुजाहिद और गुमनाम हीरो हैं। चूँकि मुझे 2 बार वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ, चंद माह बाद एटमी धमाकों के हम एक कौमी परचम मार्च लेके वहाँ गए थे। आप में से बहुत सौ को याद होगा, ये जनवरी 99 की बात है। तो वहाँ एक वाटर कोर्स है जो उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टनल से एक पानी का चश्मा है, वाटर कोर्स है जो बाहर को आता है, वो उस रास्को के इलाके में वाहिद वाटर सोर्स है। तो डॉक्टर समर मुबारक साहब मेरे साथ थे, उन्होंने उसमें से एक चुल्लू भर पानी पिया, तो मुझे कहने लगे आप भी पी ले। मैंने भी पिया। मैंने कहा इससे ये ताबकारी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो मैंने कहा इसकी कोई साइंसी वजह बताएं। उन्होंने कहा इसकी कोई साइंसी वजह नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की अनायत के बगैर अपनी ताकत पा नहीं सकता था। जो मुल्क अपने लोगों की रोटी पूरी नहीं कर सकता, कपड़ा पूरा नहीं कर सकता, वो मुल्क इतनी ताकत बन गया। ये अल्लाह की तौफीक थी। फिर वो जो रास्को का इलाका है, जनरल कादर बलोच सब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बलोचिस्तान से आए हैं, अभी बात भी करेंगे। वो सांप और बिच्छू के कांटे के लिए मशहूर है। वहाँ का सांप और बिच्छू का कांटा पानी नहीं मांगता। 16-17 साल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग, अफवाज पाकिस्तान के लोग वहाँ मामूर रहे, किसी को सांप या बिच्छू ने नहीं काटा। मैं और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन कहा जाएगा शायद ये तोहम परस्ती की तरफ जा रही है। तोहम परस्ती नहीं है। मैं तो एक बुनियाद परस्त आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की अनायत के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और सबसे बढ़ के जो क्रेडिट मियाँ नवाज़ शरीफ को अल्लाह ताला ने दे दिया, वो बयानात से, मजाक उड़ाने से, तमस्खर उड़ाने से वो वापस नहीं लिया जा सकता। तारीख़ बड़ी अजीब चीज़ है। इसको आप वक्ती तौर पे मसख कर सकते हैं, इसको मोम की नाक की तरह वक्ती तौर पे मरोड़ सकते हैं, चंद साल बाद, चंद दहाइयों बाद, और बाज़ तारीख़ का सच गवाही देता है और सच सामने आके रहता है। तो सच तो सामने आएगा, कौन मुल्क को बनाने वाला था, कौन बिगाड़ने वाला था। अगली बात बड़ी है जो मैं कहना चाहता हूँ, गुजारिश ये है कि ये जो पाकिस्तान को एटमी धमाका करके एटम बम बना लिया, पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, पाकिस्तान सरबुलंद हो गया पूरी दुनिया में, हमारी फ़ौज को ताकत मिली, ऑब्वियसली हम भारतीय जारहियत से महफूज हो गए। और एटम बम ज़ाहिर है चलाया नहीं जाता, लेकिन ये एक आपको मुहाफ़ज़त और सपोर्ट देता है कि दुश्मन को ये पता हो कि अगर हम हमला करेंगे तो ये भी हमें ले बैठेंगे। और दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा है अपने उसमें हुजम के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एटम बम नागुज़ीर था, ये हमारी लाइफ और डेथ का मसला था। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज एटम बम बनाने से मुल्क महफूज हो जाते हैं? ये तो एक पार्ट है। हमसे शायद सैकड़ों गुना ज़्यादा एटम बम
सोवियत यूनियन के पास मौजूद थे, उसका क्या बना? शिराजा बिखर गया। तो जो पूरा पैकेज है वो ये नहीं था कि सिर्फ एटमी ताकत बनना है, पूरा पैकेज ये था कि पहले एटमी ताकत बनना है, फिर माशी ताकत बनना है। और आप माशी ताकत नहीं बन सकते अगर मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, अगर मुल्क में जर्द जमहूरियत की मैं बात नहीं करता, चेचक ज़दा जमहूरियत की जो आजकल है, अगर मुल्क में शफाफ जमहूरियत नहीं होगी तो फिर मुल्क माशी ताकत नहीं बनते। अगर मुल्क में इंसाफ ना मिले और इंसाफ को रोन दिया जाए और इंसाफ के नाम पे नारवा सजाएं दी जाएं और इंसाफ करते वक्त हाथ कांपते हो लोगों के, तो फिर मुल्क माशी ताकत नहीं बनते। बाज़ औक़ात फिर एटम बम जो बने होते हैं वो भी बोझ बन जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। टिड्डी दल का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे, कोरोना के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, पोलियो जो ख़त्म हो गया था वो पूरे मुल्क में वापस आ चुका है, जो GDP 5.8 पे हम छोड़ गए थे वो कोरोना से पहले 1.91 पे फॉल कर गई। मुल्क तो जा रहा है तबाही की तरफ। तो इस तबाही में से क्या निकलेगा? और झूठ बता के, शोर मचा के, जेलों में ठूस के हमें आप समझते हैं कि मुल्क आगे जा रहा है। हमारा अब क्या बिगाड़ रहे हैं? ये बैठे हुए हैं, आसम साहब भी जेल काटा है, शाहिद साहब भी काटा है, राना सनाउल्लाह खान भी काटा है, परवेज़ भाई पिछली बार बहुत कुछ भुगत चुके हैं, इस हॉल में बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं और सलमान साहब भी काटा है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं वो काटा है, उन्हें फिर वहाँ दोबारा भेजने की साजिश की जा रही है। क्या बिगाड़ती हैं जेलें आदमियों का? लोग वापस आ ही जाते हैं, लोग पिघल नहीं जाते, लोग आ जाते हैं। इसमें से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन जो जेलों में लोगों को डालते हैं उनके अपने मुंह काले हो जाते हैं और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। हमें जिसने जेल भेजा था उसका तो नाम भी अजरने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कभी वो अपनी कोर्ट के अंदर बैठ के वो ललकारे मारते थे, धमकियाँ देते थे, मेरी भी उन्होंने बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। खैर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैंने उनको मौके पे जवाब भी दे दिया था जितना देना चाहिए था। तो सवाल ये, इससे मिलता कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क को तकसीम करके, इसको इसमें नफ़रत की खलीजें पैदा करके, हमें गालियाँ दे के, हमारी क़यादत को गालियाँ दे के आप मुल्क को मजबूत कर सकते हैं तो फिर ये काम करते रहें। लेकिन 2 साल ने ये बताया है कि पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा हुआ है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बनना है या इमरान खान ने रहना या नहीं रहना, या शहबाज शरीफ साहब को बनना है या किसी और ने बनना है। ये सामनी बातें हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी है या PTI की रहनी है, अहम यह है कि पाकिस्तान में रहना है इंशाअल्लाह ताला। इसे चलाना या नहीं चलाना, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इसे चलाना चाहते हैं, क्योंकि चलाने वाले जो चलन है वो ये नहीं है, ये ना चलाने वाले चलन है। और ये भी नहीं सोचते कि ये एक एटमी ताकत बन गए हैं। पाकिस्तान का एटम बॉम्ब जहाँ हमारे दिफा की अलामत है, वहाँ आलमी ताकतों के लिए भी एक मसला है। और अगर हम इसको माशी ताकत नहीं बनाते, इसे जमहूरी ताकत नहीं बनाते, या इंसाफ का बोलबाला नहीं करते, या कानून और आइन की हुक्मरानी कायम नहीं करते, तो फिर ये मुल्क गैर महफूज रहेगा 22 करोड़ लोगों के लिए। और खुदा ना करे किसी दिन दुनिया में कुछ लोग ये कहेंगे ये पूरी दुनिया के लिए गैर महफूज हो गया है, हम उधर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। और बातें छोड़ते हैं इतनी लंबी लंबी। मैंने एक शख्स को सुना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने वो कल परसों बैठा बड़े मियाँ साहब को, शहबाज साहब को और हमारी पार्टी को गालियाँ दे रहा था। कभी हमारी जमात में होता था, तो जब एटमी धमाकों का फैसला हो रहा था उसने खुद क्या, मैं भाग गया था मुल्क छोड़ के। जो खुद मुल्क छोड़ के भाग गया है वो भी गालियाँ दे रहा है। यहाँ पे लोग 80 लोग एक रेलवे के हादसे में जिंदा जल गए। 80 लोग, किसी ने पूछा, किसी ने अकाउंटेबल किया? ये चीनी और शुगर पे जो हो रहा है, जिन्होंने सब्सिडी का फैसला किया, जिन्होंने गैर पाकिस्तान से बाहर बेचने का फैसला किया, यानी स्टॉक्स मौजूद नहीं है, आप मुल्क से बाहर बेच रहे हैं, चीनी महंगी हो रही है, अरबों रुपया लोगों की जेबों में डाल रहे हैं, उसे कोई नहीं पूछता। आप सियासत के नाम पे कितना एहतसाब का ड्रामा रचाएंगे और कितना फ्रॉड करना है आपने एहतसाब के नाम पे। अब तो पाकिस्तान की अदालतें भी चिल्ला उठी हैं कि तुम नाअहल भी हो, बदनीयत भी हो। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के ऑनरेबल जजेस ने मेरे केस में और सलमान के केस में जो रिमार्क्स दिए हैं, अभी तफसीली फैसले का इंतज़ार है, रिमार्क्स आ चुके हैं। और शाहिद साहब के और अपने आसन इकबाल साहब के केस में, और राना सनाउल्लाह खान के साथ जो हुआ मुझे बताएं, और जो शहबाज साहब के साथ बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को आप काम ही ना करने दें, वो मुल्क में कौन सी जमहूरियत है? मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। और ये इंतखाबात जो हैं ये स्नैच किए गए हैं। हो सकता है मुझे फिर पकड़ लिया जाए, पर अब मैं क्या करूं? स्टेज पे आऊँगा तो बात तो करूँगा, या फिर चने बेचना शुरू कर देते हैं, ये काम ही छोड़ देते हैं कि यार ये काम हमारे करने वाला नहीं है।
आप हमें काम भी छुड़वा सकते थे अगर इमरान खान इस काबिल होता कि वो मुल्क चलाते, लेकिन गालियाँ दे के, बहतान तराशी करके, खोखले नारे लगा के जो पूरे ही नहीं आप कर पाते और मुल्क को रिवर्स गियर में डाल के सियासी तौर पे आप फारिग हमें नहीं कर सकते। हम जुल्म सह रहे हैं, तकलीफ़ सह रहे हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए सियासी तौर पे मजबूत हो रहे हैं। हमें उसकी खुशी इसलिए नहीं है कि हम तो सियासी तौर पे मजबूत हो रहे हैं, हमसे कौन सा पहली बार हो रहा है, किसी के साथ दूसरी बार, किसी के साथ तीसरी बार, और कोई जमांदरू यही कम कर रहा है, हर बार यही होता है। तो हम तो इस सूरत हाल को देखते हैं, अरूज जवाल, जवाल अरूज। ये अगर जवाल में लाया गया तो अल्लाह ताला फिर अरूज में ले आएगा। टाइमलाइन तो मुझे पता नहीं है, मगर ये बात मुझे पक्की पता है कि हर मुश्किल के बाद आसान नहीं है। इन्ना माल उसरी उसरा, तो मुश्किल काट रहे हैं, अपने लिए नहीं काट रहे हैं। इस छोड़ के मुल्क को कहाँ भाग जाएं? बाद लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए, उनको बुलाओ वापस। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ, मैं आना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान वापस। जब आपको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, मैंने तो कहा था मियां साहब से, इस्तदा की थी, मत आए वापस आप, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आ रहे थे वापस, आपके खिलाफ एक फैसला किया गया जो फैसला ही नहीं है, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आपको टारगेट किया गया। तो ज़रूर आके जो एक आपके साथ जुल्म किया गया, आपने इसका निशाना बनना। वो बहादुर आदमी है, वो आ गए, उनकी साहबजादी भी आ गई। मैं वो भी कहता था इनको भी अब वापस लेके ना आए अभी, क्योंकि क़यादतें मुल्क से बाहर बैठती हैं, जला वतनियाँ होती हैं, और बैठ के बाहर से तहरीकों की क़यादतें करती हैं कि दुनिया की तारीख उठा लें। ऐसा ही हुआ है। बहरहाल वो वक्त गुजर गया है, वक्त ये भी गुजर जाएगा। बहुत से लोगों ने जेल काट ली है, अगर किसी और के मुकदमे वो भी काट लेगा, झेल लेगा। हमने यहाँ ही रहना, हमने यहाँ मरीख पे तो चले नहीं जाना, और हम नहीं होंगे तो हमारी औलादें होंगी। हम अपनी औलादों को भी इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को और सलमान साहब के बेटों को हमने लॉ में इसीलिए भेज दिया, हमारा पता नहीं कब होना हो। ये नहीं होगा कि इस मुल्क के साथ ज़्यादती की जाती रहे, हमें सरनगू आप करते रहें और कोई पीछे नाम लेवा ना हो। हमारे वारिस जो हैं वो इस नाम को लेकर चलते रहेंगे। इसलिए आज भी मेरा ये बरादराना और मुखलिसाना मशवरा है। 40 साल हो गए हैं मुझे सियासी काम में, 13वीं 14वीं जेल काट आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई में से मिलना कुछ नहीं है, टांगें खींच के कुछ नहीं मिलना। इस मुल्क ने अगर चलना है तो आइन के नाम पे चलना है, जमहूरियत के नाम पे चलना है, इंसाफ के नाम पे चलना है। तो फिर पाकिस्तान को इंसाफ देना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती कायम करनी पड़ेगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आखिर में कि हमने अदलिया की आज़ादी के लिए जब मार्च किया था तो मकसद ये नहीं था कि चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साहब को बहाल कराया जाए। हमारे बड़े मोहतरम हैं वो, हमारा मकसद चंद 10, 15, 20 ऑनरेबल जजेस की बहाली नहीं था। हम में से तो कोई किसी को जानता ही नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब तो किसी को भी नहीं उनमें से जानते थे। हमने वो मार्च इसलिए किया था कि पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर जानिबदार अदलिया मिले, क्योंकि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने ही करना है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी उन्होंने करना है। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। बहुत मेहरबानी।